नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और न्यूज एट 4 में सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की एक बड़ी खबर की। चीन की सबसे बड़ी कार कंपनी अब भारत में अपनी कारें बेचने की तैयारी में है। एसएआईसी मोटर कॉरपोरेशन ने भारत में अपनी कारों की लॉन्चिंग योजनाएं सामने रख दी हैं। एसएआईसी मोटर भारत में एमजी ब्रांड नाम से कारें बेचेगी। पहली कार 2019 में लॉन्च करने की प्लानिंग है। हालांकि अभी इस पर सफाई नहीं है कि कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां लगाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि कंपनी एसयूवी के जरिए मार्केट में कदम रखेगी। कंपनी के पास फिलहाल 5 ब्रांड मौजूद हैं। तो चीन की एसएआईसी मोटर भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में उतरने जा रही है और 2019 तक पहली कार आ सकती है। एमजी ब्रांड से ये भारत में अपनी कारें बेचेंगी। और मेरे साथ पी बालेंद्रन साहब जुड़ रहे हैं, ईडी हैं एमजी मोटर इंडिया के, और नंद कुमार नायर मेरे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो ऑटोमोबाइल की दुनिया को कवर करते हैं। लेकिन पहले मैं बालेंद्रन साहब आपके पास आऊंगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये पहली मल्टीनेशनल कंपनी होगी जो भारतीय एग्जीक्यूटिव्स के साथ एंट्री करेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्लान है आपके और कैसे आप इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं। देखिए, आज तो हमने ये अनाउंस किया गया है कि SAIC Motor has decided to enter into the Indian market. We have formed a company called MG Motor India Private Limited, and this is going to be the 100% subsidiary of SAIC Motor Corporation. तो आज की अनाउंसमेंट है कि सिर्फ हमारी एंट्री के बारे में है, लेकिन अभी फैक्ट्री अभी प्लांट वाला जो अभी फाइनलाइज करना अभी बाकी है। लेकिन वी आर इन द एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिस्कशन विद 3 स्टेट गवर्नमेंट्स. But Gujarat is our preferred option. Okay. But as far as the products are concerned, हमारी प्लान ये है कि हमारी products will get rolled out in 2019. And हमारी पूरा प्लान है, हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। हमें प्रोडक्ट प्रोग्राम के बारे में अभी इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी हम आगे इन दिनों में हमारी और अनाउंसमेंट आने वाले हैं जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेंगे। मिस्टर बालेंद्र, लेकिन क्या आप कोई ऐसा आइडिया दे सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के बारे में आप आगे बता पाएंगे, लेकिन जैसा कि हमारे पास न्यूज़ है आप एसयूवी के साथ एंटर कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में एंटर कर सकते हैं, किससे एंट्री करेंगे? एसयूवी होगी, सिडान होगी, कोई लग्जरी कार होगी? देखिए, हमारे वी हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी सॉल्यूशंस एज आल्सो एनर्जी व्हीकल्स. सो हमारी पूरे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे स्कोप ऑफ सप्लाईज में है. इसलिए अभी हमने प्रोडक्ट प्रोग्राम अभी प्लान अभी तक किया नहीं है, लेकिन हमारे पास हर ऑप्शंस अवेलेबल है। बालेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। चाइनीज कंपनी है जो कि भारत में एंट्री करने जा रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल जायंट दैट इज एंटरिंग, बाकी चाइनीज कंपनी के लिए भी, बाकी चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी एक नया दरवाजा है जो कि इंडियन मार्केट में खोल देगी? देखिए, सबसे पहले ये है कि बिकॉज इफ यू आर एबल टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट कैन स्टैंड आउट अगेंस्ट कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस, एवरीबडी हैज गॉट अ स्पेस. ओके. एंड चाइनीज का कहने का मतलब है कि ब्रांड प्रोमिस, अगर आपकी ब्रांड अच्छे हैं, बिकॉज इन द केस ऑफ these products are basically going to be manufactured in India. Even the parts are going to be sourced from India. Okay. So these are going to be manufactured at the Indian plants by all of us. So therefore, I think there is, if you are able to offer the best options, everybody has got enough space to operate. लेकिन मिस्टर बालेंद्र, एज यू सेड कि गुजरात आपकी प्रेफरेंस होगी अगर आप प्लांट्स के लिए सोच रहे हैं यहाँ पर, तो कैन यू कंफर्म इट कि आप क्या जीएम के, जनरल मोटर्स के हलौल प्लांट के बारे को भी कंसीडर कर रहे हैं उसको ओवरटेक करने के लिए? देखिए, हलौल इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्रिफर्ड ऑप्शंस, और लेकिन हमने पहले इसके बारे में अनाउंस कर चुका है कि हलौल में कुछ लेबर इश्यूज थे, एंड इफ द प्लांट इज कमिंग टू अस विदाउट एनी लेबर प्रॉब्लम्स एंड अदर थिंग्स, ऑब्वियसली वी विल गो फॉर हलौल प्लांट, बट दैट इज डेफिनेटली अ प्रिफर्ड ऑप्शन. In addition to this one, let me also tell you, we are also in discussion with Gujarat government for a greenfield facility, and similarly, हम लोग दूसरे और options explore कर रहे हैं. We are also in discussion with Maharashtra government and Andhra Pradesh government. Okay. So whatever is our best option, that we will go for it. But having said this one, as and today, Gujarat is one of our preferred options, and we are in advanced stage of discussion with General Motors and also with Gujarat government. बालेंद्र सर, जैसे कि आपने कहा कि
इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाएंगी तो बहुत हद तक मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया दोनों को प्रमोशन मिलेगा। कितने जॉब्स हैं जो कि आपको लगता है कि इनिशियल स्टेजेस में कंपनी यहाँ पे मुहैया करा सकती है, एंड हाउ विल इट प्रमोट स्किल इंडिया इन अ बिग मैनर? देखिए, लेट मी टेल यू, इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इफ यू आर गोइंग टू सेट अप ए कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, it will definitely create employment opportunities for thousands of people. It's not only in the manufacturing sector alone. There is both backward and forward linkages. So therefore, the employment will be created at the supplier base, employment will be created at the dealership base, and in addition to this one, at the plant will also generate huge employment opportunities. And it is definitely as part of the Skill India or Make in India program. Sir, there is a lot of commonality if we say between the Chinese market and Indian market. वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लांट पे काफी काम चल रहा है, 2020 वहाँ पे भी टारगेट है, और भारत में भी 2020 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लांट टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में सायक की तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर या हाइब्रिड गाड़ियों पर जोर देता हुआ वो जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत में लाने का प्रोग्राम होगा, किस तरीके से इसको सिनर्जाइज किया जा सकता है? एब्सोल्युटली, आज की अगर हमारी अनाउंसमेंट अगर आप देखें, हमने ऑलरेडी उसमें मेंशन किया हुआ है कि we will be looking at various options including energy vehicles and lot of environment friendly mobility solutions. So therefore हमारी ऑप्शन ओपन रहेगा. So we will be looking at electric vehicles, we will be looking at other energy vehicles also. Okay, Mr. Balender, एक लास्ट क्वेश्शन आपसे पूछना चाहेंगे। एज यू सेड कि बहुत सारी जॉब्स वाकई आएंगी अगर कोई ऑटोमोबाइल प्लांट आता है इंडिया में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर आपको स्पेसिफिक हमें आइडिया दे सके कि कितना इन्वेस्ट आप करने जा रहे हैं इंडिया में अभी प्राइमरी फेज में? देखिए, अभी as soon as the factory is finalized, we will come out with the announcement for investment as well. वो प्लांट के फैसिलिटी जब फाइनलाइज करेंगे उस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट का प्लान पता। अभी नाउ वी आर वर्किंग ऑन द इन्वेस्टमेंट. यस, इट विल इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर फॉर बीइंग विद अस। तो बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर बालेंदर। SAIC जो कि चाइना की एक बड़ी कार कंपनी है, वो MG ब्रांड से एंटर करने जा रही है, और नंद आप इतने दिनों से इसको कवर कर रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन, ये ऑटोमोबाइल, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए एक बड़ा अपडेट है। एब्सोल्युटली, इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा भी है, क्योंकि थोड़े नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिले थे पिछले कुछ समय में जब जनरल मोटर्स ने कहा था कि इंडियन मार्केट से वो एग्जिट कर रही है, लेकिन सायक का आना और जिस ब्रांड के तहत आ रही है MG ब्रांड, ये एक यूरोपियन ब्रांड है जिसको 1924 में सायक ने ओवरटेक किया था, तो बहुत अच्छी गाड़ियां इसके पोर्टफोलियो में, हैचबैक, सेडान, हर SUVs। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नंद, और उम्मीद है कि आप जल्दी अपने शो में हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब प्री GST सेल की बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि कैसे एक बड़ी कार कंपनी चाइना के इंडिया में एंटर करने जा रही है, लेकिन अभी हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप कार खरीदने से चूक गए प्री GST सेल में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि GST लागू होने के बाद आपके लिए कार खरीदने का बेहतरीन मौका साबित होने वाला है। GST में ज्यादातर कारें सस्ती होने वाली हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सब्र कीजिए, मीठे फल की गारंटी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि GST लागू होने के बाद कारों पर टैक्स का बोझ घटने वाला है, और इसका सीधा फायदा कंज्यूमर को मिलेगा। जहां नैनो, ऑल्टो और i20 जैसी कारें 2.5% तक सस्ती हो जाएंगी, वहीं GST लागू होने के बाद क्रेटा और फॉर्च्यूनर जैसी SUV की कीमतें 12% तक कम हो जाएंगी। आपको बताते हैं कैसे। अभी 4 मीटर से छोटी कारें जिनका इंजन 1200 सीसी से कम होता है, उन पर 31.5% टैक्स चुकाना होता है, लेकिन GST लागू होने के बाद ये टैक्स घटकर 29% हो जाएगा, यानी आपको सीधे 2.5% की राहत मिलेगी। इसी तरह 4 मीटर तक लंबी 1.5 लीटर वाली डीजल कारें 2.25% सस्ती हो जाएंगी, यानी स्विफ्ट डिजायर, एमियो और बलिनो जैसी कारों के लिए अब जेब कम ढीली करनी पड़ेगी। 4 मीटर तक की कैटेगरी में शामिल फोर्ड इको स्पोर्ट जैसी कारों पर टैक्स का बोझ लगभग 2% कम हो जाएगा। होंडा सिटी, वॉक्सवैगन वेंतो और टोयोटा कोरोला जैसी कारें GST के बाद 8.5% से ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। इन कारों पर टैक्स मौजूदा लगभग 52% से घटकर 43% हो जाएगा। GST के बाद hyundai क्रेटा और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी SUV 12% तक सस्ती हो जाएंगी। इन पर 55% की जगह सिर्फ 43% टैक्स चुकाना होगा। 20 और एवरीटो जैसी इलेक्ट्रिक कारें 8.5% सस्ती होंगी, क्योंकि इन पर मौजूदा टैक्स 20% से घटकर सिर्फ 12% रह जाएगा। लेकिन कैमरी हाइब्रिड और प्रियस जैसी हाइब्रिड कारों के लिए जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। GST के बाद हाइब्रिड कारों पर टैक्स मौजूदा 30.5% से बढ़कर 43% हो जाएगा।
यूं तो पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए भी ऑटो डीलर्स जीएसटी लागू होने से पहले अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप प्री जीएसटी डिस्काउंट का फायदा उठाने से चूक गए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद भी आपको सस्ते टैक्स का फायदा मिलना तय है। कुमार नायर, जी मीडिया। चलिए एक और बड़ी खबर है। मुंबई में वीकेंड को लेट नाइट पार्टी का अगर प्लान है तो इसे बदलना बेहतर होगा, क्योंकि मुमकिन है कि रेस्टोरेंट पार्टी को 12 बजे तक समेटने को कहें। जीएसटी के बाद बिलिंग सिस्टम में बदलाव के लिए रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाएं। रेस्टोरेंट इसलिए भी जल्दी बंद करना चाहते हैं ताकि नए और पुराने रेट पर बिलिंग को लेकर ग्राहकों से कोई विवाद ना हो। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक बिलिंग सिस्टम में बदलाव के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। मौजूदा वैट और सर्विस टैक्स के बदले जीएसटी लागू होने से बिल में भी अंतर आएगा। ऐसे में ग्राहकों से कोई विवाद ना हो, इसलिए भी जल्दी बंद करने का इरादा है। जो बड़े रेस्टोरेंट खुलेंगे वो भी 12 बजे के बाद नए ऑर्डर को जीएसटी रेट पर बिल करेंगे। मेरे साथ सिल्की है मुंबई से, मेरी सहयोगी। सिल्की, तो ये तो एक जीएसटी की वजह से रेस्टोरेंट जो ओनर्स हैं उनके बीच भी एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सी है यहाँ पर। क्या रेस्टोरेंट ने अपने सभी जो बुकिंग्स थी, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनको ये बता दिया है? क्या कह रहे रेस्टोरेंट ओनर्स? देखिए गौरव, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर है। कन्फ्यूजन ये लेकर है कि 30 तारीख के मिडनाइट से जब जीएसटी इम्प्लीमेंट होना है, उसके बाद जो आपने अगर खाने की ऑर्डर की है तो उसके बिल में आपको जीएसटी दिखेगा और जीएसटी के लिए आप लायबल होंगे। जीएसटी जो इम्प्लीमेंट किया गया है, ख़ास तौर से जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं यहाँ पर, वो इस जीएसटी से खुश नहीं है। उनका मानना है कि चारों जो टैक्स स्लैब है, यानी कि 5%, 12%, 18% और 28%, ये पूरी रेस्टोरेंट जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी, इस इंडस्ट्री के लिए लागू किया गया है, जो कि काफ़ी अनफेयर उनकी तरफ से माना जा रहा है। अब तक जो 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट होते थे, उसमें 5% तक टैक्स भरा जाता था उनके टर्नओवर पर। अब 50 लाख से जो कम के टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ही 5% जीएसटी लगेगा और 50 लाख से ऊपर एसी और नॉन एसी के हिसाब से जो एसी रेस्टोरेंट है उस पर 18% के हिसाब से, और जो नॉन एसी है उस पर 12% के हिसाब से जीएसटी लगेगा। वहीं जो नॉन एसी रेस्टोरेंट और एसी रेस्टोरेंट दोनों होल्ड करते हैं, पार्शली हैं, उन पर 18% का रेट लगेगा। तो हाँ, ये चीज़ एक कन्फ्यूजन के लिहाज से, इनकन्वीनियंस के लिहाज से भी है कि लोग अपने जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए 30 तारीख को अपने होटल्स को जल्दी क्लोज करेंगे। ठीक है, शुक्रिया सिल्की आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी से जुड़ी ही अगली खबर है। जीएसटी के विरोध में गुजरात के सिरेमिक एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने 1 जुलाई से अनिश्चित काल के लिए प्रोडक्शन बंद करने की घोषणा की है। हालांकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने अभी हड़ताल से जुड़ने का कोई फैसला नहीं किया है। एसोसिएशन का कहना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होने के चलते उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जबकि जीएसटी के बाद उन्हें 28% टैक्स चुकाना होगा। जीएसटी में 28% हो गया तो सीधा 0 से 28% हो गया। और गुजरात गैस ने जो गैस जीएसटी में नहीं लिया है उससे 15% और बढ़ेगा। मतलब एक ही पहले जुलाई से हमारा 43% बढ़ जाएगा। ये हमारी आइटम इतनी सस्ती है कि इतना ज़्यादा टैक्स का बोझ सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए हमने सोचा है कि 1 तारीख से हमारा प्रोडक्शन हम बंद कर देंगे अनिश्चित काल के लिए। हमारा जो स्वच्छता अभियान में जो रूरल पान वगैरह चलता है, जो नरेंद्र मोदी साहब के प्रोग्राम में, उसमें 80% थान से ही माल जाता है। तो हम सोचते हैं कि ये 80% हम तो स्वच्छता अभियान में मदद कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा तकलीफ हुई है। और इस बारे में और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से मेरे सहयोगी केतन जोशी। केतन, तो सिरेमिक एसोसिएशन के हड़ताल के पीछे की मेन वजह क्या नजर आती है? देखिए, सिरेमिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें छोटे छोटे यूनिट होते हैं, इसीलिए गुजरात सरकार ने अब तक इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रखा था और 0% टैक्स था, और सीधा अब जीएसटी में उनको 28% स्लैब में लेकर आया गया है। तो ये उनका मेन कंसर्न है। दूसरा, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिस घर में शौचालय नहीं है उसमें जो कमोड का इस्तेमाल होता है वो गुजरात के थानगढ़ से जाता है। मतलब लाखों की संख्या में हर रोज़ जो कमोड है वो पूरे देश में जाता है। तो ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी और 1 तारीख से वो बंद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप टैक्स ले लो लेकिन उनकी मात्रा कम रखो।
5% रखो। जैसे कि कानपुर में जो 500 रुपये की कम की कीमत के जो जूते हैं उसको 5% टैक्स में रखा है। इसी तरह ये कमोड की कीमत 150 से 250 रुपया ही होती है, इतने सस्ते में ये बनाते हैं। तो उनका कहना है कि 5% रखोगे कोई इश्यू नहीं है, वरना अनिश्चित काल की हड़ताल 1 जुलाई से वो जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया केतन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी लागू होने से पहले 2 दिन तक ऑनलाइन शॉपिंग में मुमकिन है कि वैरायटी कम मिले, क्योंकि ऑनलाइन वेंडर्स टैक्स की पेचीदगियों से बचने के लिए करीब करीब ना के बराबर ही सामान बेचेंगे। ऐसे में मार्केट प्लेस कंपनियों के अपने स्टॉक में या पुराने स्टॉक में जो सामान होगा ग्राहक वही ऑर्डर कर पाएंगे। ट्रांजिशन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कुछ और भी दिक्कतें मुमकिन हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी वाले ग्राहकों को संभव है कि जितने पर ऑर्डर दिया गया उससे कुछ अलग कम या ज्यादा रकम अदा करनी पड़े, क्योंकि असली बिल डिस्पैच की तारीख में माना जाएगा, ना कि ऑनलाइन ऑर्डर वाली तारीख को। ग्राहकों से इसके बदले में अंतर वाली रकम मांगी जा सकती है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग में डायरेक्ट पेमेंट में भी थोड़ा अंतर मुमकिन है। आइए बाजार की बात करते हैं। बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। कमजोर संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई। पूरे दिन भर निफ्टी में 9,500 के आसपास ही कारोबार हुआ। कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9,500 के नीचे बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी रही। सेंसेक्स 124 अंक और निफ्टी 20 अंक गिरकर बंद हुए। रियल्टी, मेटल, इंफ्रा, लिकर, एनबीएफसीज और ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में गिरावट रही। मार्केट थोड़ा कॉशन जोन में है शॉर्ट टर्म के लिए। अब लॉन्गर टर्म की ट्रेंड जारी है, लॉन्गर टर्म बुल मार्केट जारी है, तो उसमें कुछ ब्रेकडाउन नहीं है। बट ये जीएसटी के चलते थोड़ा डोमेस्टिक सेंटिमेंट हर्ट है अभी, और प्राइस एक्शन के तौर पे हम देख रहे हैं कि बुल और बेयर्स में अभी जंग जारी है। आज भी देखिए मार्केट जिस तरह नीचे खुला और फिर हमने देखा मार्केट पॉजिटिव जोन में भी गया, तो जरूर सपोर्ट लेने की कोशिश चल रही है। तो बट हमें यही लगता है कि हो सकता है 3-4 हफ्ते मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे, थोड़ा नीचे जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं आज के कारोबार के बारे में। रजत बताइए आज के कारोबार के बारे में। जी बिल्कुल, दबाव तो है मार्केट्स पे, नो डाउट। और ये आज का नहीं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। 9500 के लेवल के नीचे आज के सत्र में क्लोज होते हुए नजर आए। इंपॉर्टेंट ये है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इनफैक्ट डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले हो सकता है कुछ शॉर्ट स्क्वीजिंग मार्केट पे देखने को मिले। लेकिन आज के सत्र में जो टूटा वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग थी। इसके अलावा एशियन पेंट्स, एचडीएफसी जैसे स्ट्रक्चर्स फिसलते हुए नजर आए। निफ्टी पे जो पकड़ मजबूत कर रहे थे उसमें टेक महिंद्रा, येस बैंक, अंबुजा सीमेंट और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में कुछ खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही थी। लेकिन आज एक पॉकेट क्लियर कट फोकस में आई, वो थी मेटल शेयर्स। एनएमडीसी, जीएमडीसी, नाल्को और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स बज कर रहे थे। एक्शन यहां पर था। और दूसरा खेमा था एविएशन, जिसमें निचले स्तरों से खरीदारी थी। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इनफैक्ट स्पाइस जेट सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में चढ़ता हुआ नजर आया। इंडिगो, ग्लोबल वेक्टर जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। साथ साथ टेक्सटाइल स्टॉक्स में मोमेंटम बना लेटर हाफ में। रेमंड, सेंचुरी, एनका, गार्डन सिल्क जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम बना। और कुछ छोटे मझौले स्टॉक्स जैसे कि वेल्सपन कॉर्प, गिरनी फिलामेंट्स, शक्ति पंप्स, जेपी इंफ्रा 12% की मजबूती के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन कल इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा, डेरिवेटिव मार्केट की एक्सपायरी है, 3 दिन से बिकवाली है, हो सकता है शॉर्ट स्क्वीजिंग होती हुई नजर आए। शुक्रिया रजत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब आधार से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको 1 जुलाई से इसे पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही 1 जुलाई से परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन के आवेदन के लिए भी आधार नंबर देना जरूरी होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल 2017-18 में आईटीआर के लिए आधार को जरूरी किया था। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अब तक 2 करोड़ 7 लाख टैक्स पेयर्स अपने पैन को आधार से लिंक कर चुके हैं। देश में फिलहाल 25 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है, जबकि 111 करोड़ लोगों के आधार नंबर जारी हो चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आईटीआर के जरिए आधार को जरूरी बनाने के सरकार के फैसले पर मुहर लगाई थी। उधर सिविल एविएशन मंत्रालय जुलाई के पहले हफ्ते में नो फ्लाई लिस्ट जारी कर सकता है। सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज अधिकारियों के साथ बैठक में नो फ्लाई लिस्ट के नियमों पर चर्चा की। सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की थी और लोगों से इस पर राय मांगी थी। पिछले दिनों हवाई उड़ानों में दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिविल एविएशन मंत्रालय ने सख्त नियम बनाने का फैसला लिया है।
पिछले दिनों टीडीपी सांसद दिवाकर रेड्डी पर इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। इससे पहले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया था। डीजीसीए ने उपद्रवी यात्रियों की नो फ्लाई लिस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा है और उसी हिसाब से उनकी सजा भी तय की है। पहली कैटेगरी में अगर यात्री बुरा व्यवहार करता है, बदजुबानी या बहस करता है तो उसे 3 महीने के लिए बैन किया जा सकता है, यानी 3 महीने तक वो हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा। दूसरी कैटेगरी में अगर यात्री किसी के साथ धक्का मुक्की करे या किसी का यौन उत्पीड़न करे तो उसे 6 महीने के लिए बैन किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी में यात्री अगर किसी की जिंदगी के लिए घातक हो, एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, ऐसे यात्री को 2 साल या इससे ज्यादा वक्त के लिए उड़ान से बैन किया जा सकता है। द रैंसमवेयर वानाक्राई के हमले से अभी दुनिया उबर भी नहीं पाई थी कि अब पेटिया रैंसमवेयर ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इसका शिकार भारत भी बना है। पेटिया रैंसमवेयर पिछले रैंसमवेयर वानाक्राई से काफी मिलता जुलता है। भारत में इसने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT को अपना निशाना बनाया है। JNPT के AP मॉलर मैक के टर्मिनल पर पेटिया रैंसमवेयर ने हमला बोला है। आपको बता दें कि कल US और यूरोप पर पेटिया रैंसमवेयर ने पहला हमला बोला था। पेटिया ने अब तक ज्यादातर बिजनेस, हाउस, पोर्ट और सरकारी संस्थाओं को शिकार बनाया है। प्रति कंप्यूटर 19,334 रुपए यानी $300 फिरौती की मांग की गई है। फिरौती बिटकॉइन में अदा करने की मांग की गई है। अकेले अमेरिका में 2000 से ज्यादा कंप्यूटर और रूस में करीब 80 कंपनियों के कंप्यूटर पेटिया से प्रभावित हुए हैं। उधर एयर इंडिया विनिवेश की तैयारी तेज हो गई है। सरकार एयर इंडिया में गोल्डन शेयर पॉलिसी अपनाएगी। माइनॉरिटी स्टेक के बावजूद मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार का होगा। एयर इंडिया के कर्ज को कम करने पर भी चर्चा जारी है, तो सरकार एयर इंडिया में गोल्डन स्टेक पॉलिसी अपना सकती है। माइनॉरिटी स्टेक के बावजूद सरकार मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में रखेगी। एयर इंडिया के कर्ज को कम करने पर भी चर्चा जारी है। मेरे साथ आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। आलोक, बताइए इस बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, एयर इंडिया को लेकर जो विनिवेश प्रक्रिया चल रही है, सरकार इसको काफी तेज गति से करना चाहती है, लेकिन सरकार इसमें कई सारे ऑप्शन देख रही है, जिसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जो गोल्डन शेयर जो पॉलिसी होती है, जिसके तहत सरकार भले ही माइनॉरिटी में आ जाए वोटिंग के लिहाज से, लेकिन जो वो सरकार के अंडर होती है, यानी 51% वोटिंग राइट सरकार के पास होंगे। तो चूंकि ये एयर इंडिया एक नेशनल कैरियर है और एक नेशनल कैलेमिटी के दौरान अगर कोई ऐसी चीज होती है कि जहां पर एयर नेशनल कैरियर की जरूरत है, तो ऐसे में सरकार चाहे तो उसका इस्तेमाल इस नेशनल कैलेमिटी या ऐसी कोई आपदा में कर सके। इसलिए सरकार ये चाहती है कि ठीक है आलोक, ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बारे में अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़@4 में खबरें बस इतनी। नमस्कार।